हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दोनातेलो के, जो पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक है। दोनातेलो मैंने आपको सीक्वेंस में पहले वीडियो बना के दी है कि रेनेसां कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और उसको 3 भागों में बांटा गया और उसमें कौन कौन से आर्टिस्ट आते हैं। तो हमने पहली वीडियो में बात की थी जियोतो की, और अब हम इसमें बात करेंगे दोनातेलो की। दोनातेलो अब जानते ही होंगे, दोनातेलो एक मूर्तिकार हैं जिन्होंने रेनेसां को एक नया रूप दिया। तो हम उनके बारे में बात करेंगे। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आई होप आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो ये मैंने इसलिए ऐसा लिखा है ताकि आपको मेन चीज़ें पता हों। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम 5 या 6 पेंटिंग्स उनके लेकर आऊँ और उनके बारे में थोड़ा बात करें, ताकि विजुअलाइजेशन हो जाए और आपको याद रहे। तो आप जानते होंगे डेविड जो सबसे पहले बनाया था वो दोनातेलो ने बनाया था, ठीक है। तो हम डेविड्स को बाद में बात करते हैं। तो हम उनके पहले जन्म स्थान से बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं दोनातेलो की स्टोरी। तो हम दोनातेलो के बारे में बात करते हैं। तो दोनातेलो का पहला जो हम आते हैं, दोनातेलो का पूरा नाम है दोना दी निकोला द बीतो बार्दिरी, इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म हुआ 1386 में, फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ। ये इतालवी चित्रकार हैं और इनकी मृत्यु 13 दिसंबर 1446 को हुई थी। ये मूर्ति कला बनाते हैं, ये मूर्तिकार हैं, ये स्कल्प्टर हैं, बहुत फेमस स्कल्प्टर हैं दोनातेलो। जिनका सबसे फेमस हम स्कल्प्टर देखते हैं डेविड बहुत इनका फेमस स्कल्प्टर है, सभी लोग जानते होंगे। इन्होंने जो काम किया है वो है संगमरमर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक सेकेंड, संगमरमर कांस्य पे ये काम करते हैं जब इन्होंने काम करना शुरू किया। और इनमें जो हम इनके काम को जो हम कहते हैं कि हमें किसी से इन्फ्लुएंस मिलता है, किसी से हम प्रभावित होते हैं, तो दोनातेलो ब्रूनोलिस्की से बहुत प्रभावित थे। साथ साथ आगे काम करते करते उन्होंने माइकलोएंजेलो के साथ भी काम किया, वह उनसे भी बहुत प्रभावित रहे। इन्होंने फिलिपी ब्रूनोलिस्की और लोरेंजो जिबर्ती के साथ में चैलोच के साथ भी काम किया है। तो आपको ऐसे चीज़ों, ऐसे आर्टिस्टों को क्या होता है कि आपको ना एक दूसरे से के साथ रखने की ज़रूरत होती है, ताकि आप एक दूसरे का इन्फ्लुएंस देख सकें और वो याद करने में भी इजी होता है। और जो इनका हम इन्फ्लुएंस देखते हैं वो गोथिक आर्ट से भी आता है। तो जो इनके मुख्य कार्य हैं वो हैं, इनके जो मुख्य कार्य हैं वह है डेविड जो कांस्य मूर्ति है, सेंट मार्क, सेंट जॉर्ज, मैरी मैगलीन इनकी मूर्ति कला है। जो दोनातेलो जो थे वह निकोला दी बेटो बर्दी का पुत्र था, जो एक फ्लोरेंटाइन ऊन का शराबी था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने क्या किया कि फ्लोरेंस के एक गिरजाघर में पहले काम करना शुरू किया। तो उन्होंने 1400 के बारे में 1400 के पत्थर की नक्काशी सीखी। उसके बाद उनको लोरेंजो जिबर्ती में कार्यशाला के सदस्य बनने की अनुमति मिली। उसके बाद उनका कार्य की शुरुआत होने लगी। कांस्य में एक मूर्ति जिसने उन्होंने बनाई 1402 में फ्लोरेन में बैप्टिस्ट के दरवाजे के लिए प्रतियोगिता भी जीती। 1402 में फ्लोरेंस में उन्होंने प्रतियोगिता भी जीती, जिसके साथ साथ उनकी प्रतिभा को आकारते हुए लोगों ने उन्हें काम देना शुरू किया और उनके काम को और सराहना दिया गया। जो डेविड है वो उनकी संगमरमर की तो इन्होंने दो मीडियम में काम किया है, संगमरमर और कांस्य में इन्होंने काम किया है। तो हम इनकी पेंटिंग देखते हैं जो दोनातेलो की थी। पहली पेंट 1400
1920 में उन्होंने एक नई तकनीक की खोज, संगमरमर में एक नई राहतों में जो रिलीफ होती है उसमें एक नई खोज की, जिसमें उन्होंने बनाया द एक्शन बनाया उन्होंने, जिसमें मसीहा को सेंट पीटर को कुंजी देते हुए दिखाया गया है। और ये उनकी दूसरी वो है जो आप नक्काशी देख सकते हैं इसमें। ये 1428 में बनाया गया था। ये जो नक्काशी की गई है ये 1428 में उन्होंने बनाई थी, जो एक जिसको हम पपली पैराटो कहते हैं, जिसको इनका नाम है। मैं लिख देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। पपली पैराटो, ठीक है। तो इन्होंने बनाया। उसके बाद उनकी पेंटिंग आती है दूसरी, हम काम के बारे में यह दूसरा काम उन्होंने 1423 में जो महत्वपूर्ण कमीशन कार्य था, ये इसका नाम था बैप्टिस्ट में फ़ॉन्ट पर काम करने के लिए योगदान दिया गया, ठीक है। तो इसमें ये भी 1423 में इनका महत्वपूर्ण काम रहा है। उसके बाद हम आते हैं 1427 में इन्होंने ये मूर्ति बनाई थी। 1427 में दोनातेलो ने सियना में के कैथेड्रल में बैप्टिस्मल फ़ॉन्ट के लिए कांस्य मूर्ति बनाई थी, जिसमें इन्होंने जो आस्था और आशा की छवि को दिखाने का प्रयास किया है। तो हम बात करते हैं कि रेनेसा का मीनिंग क्या है। रेनेसा का मीनिंग है क्या? तो रेनेसा के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो टर्म्स के हिसाब से यूज़ की जाती है। रेनेसा अर्थात रीबर्थ ऑफ ह्यूमनिज़्म, ठीक है, कि ह्यूमनिज़्म का जन्म दोबारा होना, नई चीज़ों को सोचना और नई चीज़ों का विकास करना। रीबर्थ ऑफ नेचुरलिज्म, यथार्थवाद का स्वरूप लाना, तो रीबर्थ ऑफ नेचुरलिज्म। पर्सपेक्टिव एंड डेप्थ इन आर्ट, हर आर्ट के भीतर छुपी हुई कला को अपना एक नज़रिया प्रदान करना। फोर्थ है क्रिएट नॉन रिलीजियस थीम, मतलब आप जो भी थीम यूज़ कर रहे हैं वो नॉन रिलीजियस होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो नॉन रिलीजियस होना चाहिए। फिफ्थ, प्राइवेटली ऑन आर्ट, जो भी काम आपका होगा वो आपका खुद का काम होगा, ठीक है। सिक्स्थ, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, ये जिसमें तो कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं। स्कल्पचर मूर्तिकला और वास्तुकला पर विकास करना। सेवेंथ, आर्टिस्ट बिकम पॉपुलर विद देयर आर्ट, आर्टिस्ट जो फेमस बन सकते हैं वो अपने आर्ट के थ्रू ही बन सकते हैं। तो रेनेसा जो कला में हम देखते हैं, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़रूरी हैं, तो आप इनके बारे में सोचें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।